इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बेसिकली क्या है कि लॉकडाउन आने के बाद जो इंटरनेट का यूज़ जो था वो काफ़ी हद तक बढ़ा है। जो लोग इंटरनेट यूज़ नहीं भी कर रहे थे, चूँकि सारी चीज़ ऑनलाइन होने की वजह से वो भी साइबर स्पेस से जुड़ते गए। साइबर का मतलब क्या होता है? साइबर स्पेस, काफ़ी वर्ड ये आपने काफ़ी बार सुना होगा कि साइबर सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी, साइबर स्पेस, इस तरह के कई सारे वर्ड आपके आसपास हमेशा आते रहते होंगे। ये इमेज आप लोगों को नज़र आ रही है ना? एक मैसेज डालिएगा, इमेज नज़र आ रही है ना सबको? ओके ओके। तो साइबर स्पेस हाँ, साइबर का मैं मतलब बता रहा था। साइबर जो भी इंटरनेट, इंफॉर्मेशन, नेटवर्क, एप्लीकेशन, डाटा, कंप्यूटर, इस तरह के जितने भी वर्ड्स आते हैं वो सारे साइबर से जुड़े होते हैं। उन लोग का उनका एक कलेक्टिव मीनिंग समझिए, या कलेक्टिवली हम उन सबको एक साइबर का नाम देते हैं। और उसी को हम जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये दोनों वर्ड को मिला के हमें साइबर सिक्योरिटी और साइबर सेफ्टी कहते हैं। सिक्योरिटी के अंतर्गत, साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत जो आते हैं वो होते हैं सिस्टम्स, नेटवर्क, एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन। सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। धीरे धीरे करके हम इन सारे टर्म्स को समझेंगे कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। क्योंकि साइबर स्पेस जो है, साइबर यानी इंटरनेट का 2015 से पहले हमारे देश में उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था जितना कि जियो के आने के बाद बड़ा है। सबके हाथ में फ़ोन आ गया है, सबके हाथ में इंटरनेट कनेक्शन आ गया है, और सब लोग कुछ ना कुछ अपनी डेली लाइफ की चीज़ें कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया या फिर मोबाइल के थ्रू शेयर करते हैं। या वो व्हाट्सएप हो गया, या फिर आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। उसके अलावा हमारे बैंकिंग डिटेल्स, हमारे जो भी हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं और पेमेंट्स वगैरह करते हैं, शॉपिंग करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारे आज मोबाइल में इंटरनेट के थ्रू हमारे हाथों में अवेलेबल है। तो एक तरह से समझिए कि पूरी तरह से एक रिवॉल्यूशन आ गया हमारे सामने अचानक से, कि सारी चीज़ें एक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हमारे हाथ में अवेलेबल हो गई हैं। शायद कोई अभी रिक्वेस्ट भेज रहा है एंट्री का। ओके तो इसके बारे में अवेयरनेस जो है हमारी अभी सोसाइटी में वो उतनी तरह से डेवलप नहीं हुई, क्योंकि ये बहुत ही नई चीज़ है और इसके बारे में अवेयरनेस जो है हमारी सोसाइटी में अभी उतना नहीं है। और इसके बहुत सारे लॉज भी हमारे कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं, लेकिन उनके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है। तो बेसिकली क्या हुआ कि डेली आज के जो ज़माने 21st सेंचुरी जो हम कहते हैं, 21st सेंचुरी इज़ अ डिजिटल बुक। डिजिटल बुक का मतलब होता है कि हम किसी के बारे में भी अगर कुछ भी पता लगाना है या कुछ भी जानना है, या उसका वो रहता कैसा है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, वो खाता क्या चीज़ है, उसको क्या पसंद है, वो किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है, कहाँ पैसे खर्चा करता है, किस तरह के लोगों से मिलता जुलता है, कहाँ बात करता है, सारी चीज़ें एक आदमी का अगर कुंडली बताना है तो पहले हम क्या करते थे, पंडित जी के पास जाते थे। लेकिन आज के ज़माने में क्या होता है कि हम अगर उस आदमी का फ़ोन और उसका इंटरनेट हम चेक कर लें तो उस आदमी के सारे प्रोफाइल हमारे सामने आ जाएंगे। क्योंकि हमारे जीवन के आज के ज़माने में हमारे जीवन की लगभग सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंटरनेट और मोबाइल के थ्रू जुड़ी हुई हैं, कंप्यूटर के थ्रू जुड़ी हुई हैं। हम कहाँ पेमेंट करते हैं, हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, हम कहाँ जॉब करते हैं, हमारे लोकेशन से सारे कुछ, अगर किसी के पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं तो वो हमारे बारे में सब कुछ पता लगा सकता है। हमारे बैंक अकाउंट डिटेल्स, हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं, जो हमारे बहुत सारे एप्लीकेशन के थ्रू आज हम लोग गाना सुनते हैं, जो यूट्यूब हो गया या फिर स्पॉटिफाई हो गया, जियो सावन हो गया। तो इनफैक्ट अगर किसी के पास वो एक्सेस है तो वो ये भी पता लगा सकता है कि हमारा म्यूज़िक टेस्ट कैसा है।
वो हम किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं यूट्यूब पे, हमारा पेमेंट सिस्टम कैसा है, हम शॉपिंग करते हैं तो किस तरह की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। अब किसी के फ़ोन में कपड़े खरीदने का ऐप्स बहुत सारा है, अगर फ़ोन का एक्सेस किसी और के पास है तो उस आदमी को इस आदमी के बारे में पता चल जाएगा कि उनको नए नए कपड़े पहनने का शौक है, और ये भी एक्सेस उनके पास है कि बस फ़ोन को खोल कर बस कपड़े को सर्च ही करते रहते हैं या फिर खरीदते भी हैं। तो एक तरह से समझिए कि उस आदमी के बारे में ये भी पता चलेगा कि वो बस देखता है, खरीदता कुछ नहीं है। तो एक आप इससे पता लगा सकते हैं। इसके अलावा आप यूपीआई ऐप्स भी यूज़ करते हैं जो कि पेमेंट करने के काम आता है। तो पेमेंट करने में क्या आपकी क्वांटम ऑफ पेमेंट है वो, उससे भी आदमी को पता लग सकता है कि ये किस तरह की चीज़ों को खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है या कहाँ पेमेंट ज़्यादा करता है। जैसे आप गए सुबह सुबह वॉक पर जाते हैं, ये मुझे मालूम नहीं है कि आप वॉक पे जा रहे हैं, लेकिन आपका घर का लोकेशन जैसे मान लीजिए कि किसी एक्स जगह पे है और आप वाई जगह पर पहुंच के वहाँ पे किसी पान के दुकान या फिर कचौड़ी के दुकान पर पेमेंट कर रहे हैं सुबह में 6 बजे। तो इससे अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है कि वो इंसान सुबह में 6 बजे अगर कचौड़ी की दुकान पर जा रहा है तो इसका मतलब वो कहीं से मॉर्निंग वॉक करके आया होगा और वह बाद में वहाँ कचौड़ी या चाय पी रहा है। क्योंकि हम यूपीआई हमने पेमेंट किया था, तो जिसके पास हमारा एक्सेस है डाटा का, तो वो हमारे बारे में पता लगा सकता है कि ये आदमी रोज़ सुबह कहीं 6 बजे निकलता है, इनको कहीं साफ़ करना है तो सुबह हम इनसे भेंट कर लो। तो इसी तरह से हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो फ़ोन हम अपने हाथों में लेकर घूम रहे हैं वो बस एक बात करने का एक यंत्र अब नहीं रह गया। वो समझिए कि हम अपनी कुंडली लेकर घूमते हैं साथ में। उसके साथ अगर उसका एक्सेस किसी को मिल जाए, फ़ोन का ही नहीं हमारे कंप्यूटर का एक्सेस भी अगर किसी को मिल जाता है तो काफ़ी हद तक हमारे बारे में बहुत सारी चीज़ें वो पता लगा सकता है। पहले के ज़माने में होता था हमारा एक एड्रेस होता था जो हमारे घर का एड्रेस होता था, पोस्ट ऑफिस में वो एड्रेस दिया रहता था सबको। लेकिन आज के ज़माने में क्योंकि हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं तो हमारा एड्रेस हमारा ईमेल हो गया है। ईमेल के थ्रू हमारे बहुत सारे मैक्सिमम जो चीज़ हमें करना होता है वो हमें ईमेल के थ्रू ही करना होता है। और कहीं भी आप लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आपका क्या ईमेल मांगता है, ईमेल आईडी दीजिए, उसमें पासवर्ड्स डालिए। और इतने सारे ऐप्स आजकल हम अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, ऐप ही नहीं हम अपने काम की चीज़ों को भी इतने सारी चीज़ें हो गई हैं। जैसे आप गूगल पे हो गया उसका अपना अलग पासवर्ड है, फ़ोन पे है उसका अलग पासवर्ड है, मिंत्रा है उसका अलग पासवर्ड है, अमेजॉन है उसका अलग पासवर्ड है, फ्लिपकार्ट है अलग पासवर्ड है, आपके जीमेल का तो पासवर्ड अलग है ही। और जैसे हम ट्रेनिंग जो करते हैं वेबएक्स उसका भी अलग ही पासवर्ड है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो सारी चीज़ों को सिंक करके रखना और याद रखना भी काफ़ी मुश्किल है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, साइबर स्पेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होते जा रहा है, जिससे कि काफ़ी लोगों को मुश्किल भी हो रही है इसको कोप अप करने में, इसके बारे में समझने में। और इसी मुश्किल की वजह से हमारे साथ क्या होता है, फ्रॉड होता है, हैकिंग होती है, वायरस अटैक्स होते हैं, डाटा थेफ्ट होता है। एक एक करके हम जानेंगे इन टर्म्स के बारे में, क्योंकि पूरी दुनिया जुड़ी हुई है एक दूसरे से। ग्लोबल विलेज जैसे जो टर्म एक आया था हमारे सामने जब हम 9th-10th क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, तो उस टाइम एक टर्म आता था ग्लोबल विलेज। तो ग्लोबल विलेज में कहा जाता था कि पूरी दुनिया अब एक इतनी छोटी हो गई है, हमारे हाथों में आ गई है दुनिया, कि हम कहीं से किसी भी चीज़ का एक्सेस कर सकते हैं। तो उसी ग्लोबल विलेज में हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए ही आज हम इस साइबर सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो अब एक क्वांटम तो आपको समझ में आ गया कि हाँ साइबर सिक्योरिटी कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है आज के ज़माने में। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, तो पहले हम देखते हैं प्रोबेबल रिस्क्स। प्रोबेबल रिस्क्स क्या हैं हमारे जब भी हम इंटरनेट या फिर साइबर स्पेस में प्रवेश करते हैं तो हमारे रिस्क क्या क्या हैं। तो सबसे ज़रूरी ये जानना है कि हमें कहाँ कहाँ से खतरा हो सकता है, तब जाके हम उसका बचाव कर पाएंगे। तो खतरे की सबसे पहले यहाँ पे निशानी दी गई है आइडेंटिटी थेफ्ट। उसके बाद आता है मालवेयर नेट अटैक्स, कैम फैक्टिंग, फिशिंग, डाटा थेफ्ट, साइबर प्रेडेटर्स, सोशल इंजीनियरिंग, मलिशियस सोशल मीडिया मैसेजिंग।
इसके अलावा भी बहुत सारे खतरे हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो बेसिक प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिलता है जब हम साइबर स्पेस में प्रवेश करते हैं। तो फिशिंग का एक बहुत ही कॉमन टर्म लगता है मुझे कि आजकल के ज़माने में हो गया है। फिशिंग वर्ड के बारे में किसी ने सुना है? तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप करें फिशिंग वर्ड। फिशिंग के बारे में कोई बता सकता है कि फिशिंग वर्ड किसी ने सुना है या फिर कुछ जानता है? तो प्लीज़ चैट बॉक्स में टाइप करिए। नहीं जानते तो नो भी लिख सकते हैं वहाँ पे, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ यहाँ मतलब मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, या फिर कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं। देखिए फिशिंग बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप लोग के पास कभी इस तरह के फ़ोन आए हैं कि मैं यहाँ व्हाट्सएप कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपकी 50 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है, आपको बस क्या करना है कि इस नंबर पे, इस लिंक पर क्लिक करना है या फिर इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, जिससे आपको उस लॉटरी में आपके लॉटरी के पैसे आपको दे दिए जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे कॉल्स आते होंगे आपके पास, या फिर आपके पास इस तरह के कॉल्स आते होंगे कि यहाँ पे आपने इस कंपटीशन में ये प्राइज़ जीत लिया, इस जगह पे आपको इतना लॉटरी लग गई, या फिर आपने कोई ये हो रहा था, कोई कंपनी थी जो फ्री में आपको ये दे रही है, पैसे दे रही है, तो आपको उसको लेना है। इस तरह के बहुत सारे कॉल्स आते हैं आपके पास, या फिर मैसेज आते हैं या मेल्स आते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये होते हैं फ्रॉड कॉल्स। इसमें इनका जो मोटिव होता है, जो कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, इनका यही मोटिव होता है कि किसी तरह से आपका जो पर्सनल डाटा है वो यहाँ से निकाला जाए, आपको उल्लू बनाकर आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उन्हें साफ़ कर दिया जाए। उसके बाद वो क्या करेंगे, जैसे आपको फ़ोन आया कि आपकी 50 लाख की लॉटरी लग गई। 50 लाख की लॉटरी के चक्कर में आप तो खुश हो गए, अरे वाह 50 लाख की लॉटरी, इतना बड़ा छप्पड़ फाड़ के दिया भगवान ने, लेकिन आपको मालूम नहीं वो छप्पड़ आपका फटने वाला है, घर का जो लॉटरी लगी उससे। तो उसके बाद वो जो आपका फ़ोन कह रहता है, वो कहता है कि 50 लाख तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा ना कि आपको 2-3 हज़ार रुपये आपके या 20-25 हज़ार रुपये ना प्रोसेसिंग फ़ी में जमा कराने होंगे आपको इस अकाउंट में। किसी कोई पर्टिकुलर अकाउंट नंबर आपके पास भेजता है और बोलेगा कि इस अकाउंट में आप 25 हज़ार रुपये जमा करा दीजिए, वो आपकी प्रोसेसिंग फ़ी, क्योंकि 50 लाख रुपये आ रहे हैं तो 25 हज़ार तो आप खर्चा कर ही सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। कोई भी कम समझदार आदमी यही सोचे कर चलो 25 हज़ार खर्चा करके 50 लाख ले लेते हैं। लेकिन यहीं पे इनका सबसे बड़ा फ्रॉड शुरू होता है। आपके 25 हज़ार आपने क्या किया, बहुत खुशी खुशी गए, सुबह उठ के बैंक गए, 25 हज़ार उस अकाउंट में जमा कराया, और फिर आपने उस आदमी को फ़ोन किया। वो आदमी बोल रहा है, अब बोलेगा नहीं वो आदमी, अब आपने फ़ोन किया, उधर से आपको सुनाई दे रहा है आपने जिस नंबर को कॉल किया वो उपलब्ध नहीं है। आप 2-3 बार फिर कॉल करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं यार अच्छा आदमी था, 50 लाख रुपए दे रहा था, 25 हज़ार मैंने जमा कराया है, थोड़ा देर बाद उपलब्ध हो जाएगा वो आदमी। लेकिन आप जीवन भर कॉल करते रहेंगे, वो आदमी उपलब्ध होगा नहीं, 25 हज़ार रुपये आपके जो अकाउंट में थे वो चले जाएंगे। इस तरह के जो भी साइबर स्पेस में आप पर जो हमले होते हैं, इसे हम फिशिंग कहते हैं। इंडिया में फिशिंग का जो क्वांटम है वो बहुत मतलब अरबों रुपए में जा चुका है। इतना ज़्यादा फ्रॉड फिशिंग के थ्रू किया जा रहा है कि अरबों रुपए का फ्रॉड वो मतलब लेवल में पहुंच चुका है। और डेली बेसिस पे इसके इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और चूँकि मोबाइल सबके हाथ में है और गूगल पे, अमेजन पे, पता नहीं कितने सारे पे आ चुके हैं, जिससे कि डायरेक्ट अकाउंट लोगों का कनेक्ट हो चुका है और पैसे का ट्रांजेक्शन इतना आसान हो गया है। तो ये लोग उसी आसानी के साथ आपके पैसों पे कब्जा जमा के निकल लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में हमें पता चलता है कि ऐसा हमने कर दिया कि ये गलतियाँ हो गई। इस तरह का एक और कॉल आता है जिसमें आपसे कहा जाता है कि आपका जो कार्ड है या एटीएम कार्ड है या डेबिट कार्ड है वो क्या हो गया है कि बैंक ने उसको डिसेबल कर दिया है। आप जल्दी से जल्दी क्या कीजिए कि आपको ये बिल्कुल सर, हाँ मोहम्मद सर बिल्कुल सही, जामताड़ा एरिया झारखंड का ये इस चीज़ के लिए फेमस है
इनफैक्ट इस पर एक वेब सीरीज़ भी आई थी, आप लोग सर्च कीजिएगा, एक वेब सीरीज़ भी आई थी जामताड़ा करके, वो इसी पर बेस्ड थी कि किस तरह से फ़िशिंग अटैक्स किए जाते हैं और किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करके और पैसे उनसे उगाही की जाती है। तो इस तरह के कॉल्स भी आपको आते होंगे कि जिसमें आपसे कहा जाता होगा कि ये चीज़ आपका कार्ड डिसेबल होने वाला है, बैंक से मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रोफेशनली आपसे बात करेंगे कि सर मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका अकाउंट इसमें है और आपका जो एटीएम कार्ड है वो तुरंत डिसेबल होने वाला है, मैं बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आपको कॉल कर रहा हूँ, आप जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, इस आपके फ़ोन पर एक OTP जाएगा, वो मुझे बता दीजिए और आपका जो कार्ड है उसको रिन्यू कर दिया जाएगा। तो नॉर्मल आदमी ये सोचेगा कि ठीक है चलो घर बैंक जाने से अच्छा है, परेशान होने से अच्छा है, घर बैठे अपना कार्ड रिन्यू करा लेते हैं। तो कार्ड रिन्यू की जगह बैलेंस रिन्यू कर देता है, 1 लाख से 0 पे पहुंचा देता है वो लोग। तो इस तरह की चीज़ों का हमें खास ख्याल रखना होगा कि कोई भी चीज़, कोई भी अगर आदमी कॉल करता है, कुछ भी कहता है आपसे कि आपका कार्ड कर देंगे, ये कर देंगे, आपको इस तरह के लॉटरी लगी है या ये गिफ्ट मिलने वाला है या मुझे इस तरह के आप कोई भी मतलब आपको प्रलोभन दे रहा है, तो वो समझिए एक फ़िशिंग अटैक कहीं आप पे किया जा रहा है और एक साइबर हमला ही का ही स्वरूप है वो। तो फ़िशिंग बेसिकली मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा फ़िशिंग किसे कहते हैं। मतलब फ़िशिंग मतलब फंसाना, फ़िशिंग जैसे मछली पकड़ते हैं ना, उस तरह से फ़िशिंग भी समझिए उसी तरह का एक शब्द है जिसमें आपको फंसाया जा रहा है। FISHING फ़िशिंग जो होता है उसमें मछलियों को फंसाया जाता है और ये फ़िशिंग का स्पेलिंग जो है PHISING यानी पीपल के साथ फ़िशिंग की जा रही है, लोगों को फंसाया जा रहा है। तो ये फ़िशिंग शब्द का हम इसलिए प्रयोग करते हैं और इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती है। कोई कह रहा है आपको 50 लाख रुपए दे रहे हैं तो बस आपको कहानी सुना रहा है, या फिर आपका ATM घर बैठे ठीक करा रहा है तो कहानी सुना रहा है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। ये तो बहुत ही बेसिक या कॉमन लेवल का एग्जाम्पल है और हो सकता है आपके बहुत लोगों के पास इस तरह के कॉल आए भी होंगे। कोई मैसेज में टाइप करके बताएगा किसी के पास इस तरह का कॉल, कोई चैट बॉक्स में बताइए क्या दिया गया था सर शुभेंदु सर आपको, क्या प्रलोभन दिया गया था आपको, आपकी भी लॉटरी लगी है। मतलब ऑलमोस्ट बहुत लोगों का इससे एनकाउंटर हो चुका है फ़िशिंग स्कैम से। हाँ, KBC से व्हाट्सएप, ये मैसेज काफ़ी आता है कि आपने KBC में व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा और कि KBC में आपकी लॉटरी लग गई है, अमिताभ बच्चन आपके लिए पैसे तैयार करके रखे हैं, आप कृपया इस नंबर से बात कर लीजिए या यहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिए। बस कांटेक्ट किए तो आपकी सारी डिटेल्स गायब, आपका अकाउंट खाली। ठीक है, अब चलते हैं लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। फेक मोबाइल ऐप्स एंड UPI फ्रॉड्स। फेक मोबाइल ऐप्स, फेक मोबाइल ऐप्स क्या होता है कि अभी जैसे कोरोना आया था तो कोरोना के दौरान सरकार ने एक ऐप निकाला था जिसका नाम था आरोग्य सेतु। उस ऐप के बारे में किसी को जानकारी है? कृपया चैट बॉक्स में टाइप करिए। आरोग्य सेतु करके एक ऐप था, उसके बारे में किसी को कुछ पता है? हाँ, तो उसमें क्या होता था बेसिकली कि आपको बताया जाता था कि आप अपने सिम्टम्स उसमें पुट करते थे तो कहता था कि आपको कोरोना है या नहीं है, या आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है या नहीं, आपके अगल बगल किसी आपके पेरीमीटर में कोई कोरोना मरीज तो नहीं है, ये बेसिकली वो नोटिफाई करता था। और कितने आपके अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उस आपको ये नोटिफाई करता था कि आप जाके टेस्ट कराएं। तो बेसिकली जब आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करते थे तो उसमें क्या करता था, आपसे बहुत सारे परमिशंस मांगता था वो ऐप। पहला परमिशंस मांगता था आपके कॉन्टैक्ट्स का, फिर आपको मैसेजेस का, आपके कॉल का, आपके लोकेशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि ये पता चल सके कि आप कहाँ पे, अगर आप पॉजिटिव हैं उसमें आपने पुट किया तो आपका लोकेशन पता चलते रहे, जिससे कि दूसरों को भी पता चले कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं और आपकी लोकेशन क्या है। और अगल बगल जितने भी लोग जो इसको यूज़ कर रहे हैं, आरोग्य सेतु ऐप को यूज़ कर रहे हैं, उनको भी नोटिफिकेशन चला जाए कि हाँ आपके पेरीमीटर में, आपके कुछ एरिया में कोरोना केसेस मिले हैं। तो बेसिकली एक अच्छा ऐप था जिससे कि आपको जानकारी मिलती थी। लेकिन आरोग्य सेतु के नाम पे ही
उस टाइम में ऐसे बहुत सारे ऐप बनाए गए, फ्रॉड ऐप्स, फेक मोबाइल ऐप्स, जो कि उसका नाम मिलता जुलता था उनसे। आरोग्य सेतु की जगह आरोग्य सेतु, या आरोग्य सेतु सेतु की जगह सेती, या कुछ इसी तरह के स्पेलिंग इधर उधर करके ऐसे ऐप्स बनाए गए जो दिखते तो बिल्कुल वही थे, उसी तरीके के, लेकिन वो ऐप थे नहीं। और मासूम जनता क्या करती थी, जाती थी डायरेक्ट प्ले स्टोर पे, आरोग्य सेतु सर्च करती थी, आरोग्य सिटी दिखा तो डाउनलोड कर ली आरोग्य सिटी। अब आरोग्य सिटी में सिटी डाउनलोड होने के बाद उनके मोबाइल की सिटी बजने लगी, उनके अकाउंट की भी सिटी बजने लगी। ठीक है, तो इस तरह के मोबाइल ऐप्स क्या करते हैं कि आपके फ़ोन में चले जाते हैं, आपने उसे डाउनलोड कर लिया और उससे सारे परमिशंस एक्सेस दे दिए, अपने फ़ोन का। एक्सेस में क्या था, आपके कॉन्टैक्ट्स थे, आपके मैसेजेस थे, आपके जितने भी ईमेल आईडी आपने फ़ोन में सेव कर रखा है उसका एक्सेस उसको मिल गया, आपके लोकेशन का एक्सेस मिल गया। तो हो सकता है इस तरह के जो भी ऐप्स आपके फ़ोन में आए होंगे वो पीछे से बैकग्राउंड में क्या कर रहे हैं हमें जानकारी नहीं होती, क्योंकि हम तो फ़ोन ऊपर कवर बंद करके रख दिया, लेकिन उसमें वो फ़ोन के अंदर तो बहुत सारे ऐप चलते रहते हैं। अंदर ऐप चल रहा है तो वो क्या कर रहा है तो हमें मालूम नहीं है। और फ़ोन हमारा ऑलमोस्ट हमेशा ही इंटरनेट से कनेक्टेड रहता था और रहता भी है अभी, चूँकि जियो आने के बाद रिवोल्यूशन हो गया डाटा का, तो ऑलमोस्ट सबका फ़ोन आजकल इंटरनेट से कनेक्टेड ही रहता है। तो इंटरनेट से कनेक्टेड होने का मतलब है कि वो अब नदी में तैर रहा है, और उसमें ऑलरेडी हमने क्या किया है, एक मीट बांध रखा है ताकि, और शार्क को हम बुला रहे हैं वहाँ पे उस ऐप को डाउनलोड करके। उसमें छेद हो चुका है फ़ोन में, वो कभी भी डूब सकता है। तो ये सब फेक मोबाइल ऐप्स नाम चेंज करके या फिर उस तरह का लोगो यूज़ करके बना के इन्होंने प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे भर दिया, जो फ्रॉडस्टर थे। और बहुत लोगों ने उसे डाउनलोड भी किया और उसके वजह से अपने बहुत सारे पर्सनल डाटा का भी लॉस हुआ उन्हें। चूँकि हम क्या करते थे, उन्हें अपने गैलरी का एक्सेस देते थे ऐप को, वो हमने समझ रहा कि तो जेन्युइन ऐप है, इसको हम गैलरी का एक्सेस भी दे देंगे तो क्या दिक्कत है। गैलरी का एक्सेस मिलने के बाद वो क्या कर रहा है, आपके जितने पर्सनल फोटोज़ हैं उन्हें वो कॉपी कर रहा है, और कॉपी करके कहाँ भेज रहा है ये आपको भी नहीं मालूम है। आप यूपीआई ऐप में कुछ अपना पासवर्ड पुट कर रहे हैं, उसको कॉपी कर रहा है, उसको कहाँ भेज रहा है आपको नहीं मालूम है। आप अपने लोकेशन ऑन करके कहीं जा रहे हैं, आपके लोकेशन को एक्सेस करके वो कहाँ भेज रहा है ये भी आपको नहीं मालूम है। तो इस तरह के ऐप्स को हम फेक मोबाइल ऐप कहते हैं, कि वो होता कुछ और है लेकिन दूसरे के नाम पर वो फ़ायदा उठाता है। और बहुत सारे ऐसे ऐप भी आए थे, जैसे इस आपने फ़ोटो में आपको दिख रहा होगा, एक कोरोना सेफ्टी मास्क करके एक ऐप था। कोरोना सेफ्टी मास्क, जो कि वो प्ले स्टोर पे डाल दिया गया था डायरेक्ट। गूगल का काम होता है उसको रिव्यू करना, तो रिव्यू कर रहा था जब तक गूगल, लेकिन तब तक काफ़ी लोगों ने उसे डाउनलोड कर लिया। अब कोरोना सेफ्टी मास्क का काम क्या है किसी को नहीं मालूम था, लेकिन बहुत लोगों ने उसे डाउनलोड किया कोरोना के नाम पे कि चलो खाली बैठे डाउनलोड करते हैं, उसके बाद उसको एक्सेस मिल गया और वो अपना काम करना शुरू कर दिया। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना होगा कि हम जब भी कोई भी ऐप डाउनलोड करने जाते हैं तो उसको एक बार ज़रूर चेक करें कि वो ऐप जो हम डाउनलोड करना चाह रहे हैं वही ऐप है या फिर उसी नाम से कोई दूसरा ऐप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपीआई फ्रॉड्स में भी इसी तरह की चीज़ें की गई कि उसमें क्या करते थे लोग, क्यूआर कोड भेज देते थे आपको गैलरी में या फिर मैसेज में कि ये आप लिंक पे क्लिक कर दीजिए। क्यूआर कोड भेज रहे हैं या फिर कोई लिंक भेज देते थे, ऐसे ही भेज देते हैं आपके फ़ोन में। हमने फ़ोन खोला, देखा कि अरे कोई लिंक आया हुआ है, चलो इस पर क्लिक करते हैं, उसके आगे पीछे क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। उस लिंक पर क्लिक किए, हमारा फ़ोन ऑलरेडी यूपीआई ऐप से जुड़ा हुआ है, नंबर हमारा जुड़ा हुआ है, और वो लिंक जो आई थी पैसे कटने के आपके अकाउंट से। आपने उस पर क्लिक किया, वो पैसे आपके वहीं से कट गए, उस जिसने वो लिंक दिया था उसके अकाउंट में चले गए। तो यूपीआई फ्रॉड करके इस तरह के आपको मैसेज आते थे, आपको क्यूआर कोड आते थे कि हाँ ये लिंक भेज रहा हूँ। जैसे आप किसी ने आपको फ़ोन किया कि यूपीआई फ्रॉड में क्या होता था कि जैसे OLX पे आपने कुछ डाला कि चलो ये चीज़ मुझे बेचनी है, या फिर कोई भी ऐप पे आपने कुछ डाला, एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सामने वाला क्या करता था, फ्रॉडस्टर आपका फ़ोन करता था कि हाँ सर ये चीज़ मुझे चाहिए, आप क्या करो कि ये मुझे ऐसा कर दो कि आप 1 रुपये या 2 रुपये, मतलब मैं आपको भेज रहा हूँ 1 रुपये या 2 रुपये, आप क्या करो कि एज ए कन्फर्मेशन आप इसको रख लेना। तो हमने अपना नंबर उसे दे दिया, यूपीआई एड्रेस दे दिया, उसने क्या किया, 1 रुपये भेजने के बाद क्या किया, एक लिंक भेजा, बोले कि इसको ले लेना, इस पर क्लिक करके आपके पैसे आपके अकाउंट में चले जाएंगे। हमने क्या किया, उस पर क्लिक किया, उसके बाद हमारे पैसे आने के बजाय पैसे चले गए।
तो ये यूपीआई फ्रॉड्स होता है बहुत सारा। और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जगह पे जैसे आप जाते हैं यूपीआई का पेमेंट करने के लिए, तो एक एड्रेस होता है, उसमें आपका कुछ लिखा रहता है। एक जैसे यहाँ पे हमारे एग्जांपल दिया हुआ है पीएम केयर्स, जो हमारा बीच में काफ़ी फेमस हुआ था कोरोना के टाइम पे। पीएम केयर्स फंड में काफ़ी लोगों ने दान किया था पैसा, तो उसका जो यूपीआई एड्रेस था, क्योंकि जब आप अपना गूगल पे या फिर मोबाइल यूज़ करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि जो आपका यूपीआई क्यूआर कोड है वहाँ पे एक यूपीआई एड्रेस भी होता है, जिसमें जिस बैंक में आपका अकाउंट होता है उसमें @ करके वो बैंक का नाम लिखा रहता है। जैसे SBI में लिखा रहता है @SBI रहता है, HDFC में तो ओके HDFC बैंक करके रहता है, वो आगे आपका जो भी यूज़र नेम उसमें रहा हो। तो जैसे मुझे ट्रांसफ़र करना है पीएम केयर्स फंड को, तो पीएम केयर्स फंड का जो यूपीआई एड्रेस था PMCARES@SBI था। लेकिन बहुत सारे फ्रॉड लोगों ने क्या किया है कि उसी नाम से मिलता जुलता PMCARE@SBI करके चारों तरफ फैला दिया, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो उसमें उसका सबको यही लगेगा कि अरे ये पीएम केयर फंड ही है, इसमें पैसा भेजना है। पीएम केयर्स फंड के जगह पे पीएम केयर फंड में PMCARE@SBI पे भेज के बहुत लोगों ने अपना पैसा कमाया, क्योंकि एक एक वर्ड एक एक स्पेलिंग गड़बड़ होने की वजह से वो समझ नहीं पाए कि ये हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो फेक मोबाइल ऐप और यूपीआई फ्रॉड्स के बारे में आपने समझ लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं फार्मिंग भी एक तरह से समझिए कि वही चीज़ है जिसमें क्या होता है ना कि जो वेबसाइट होती है, जैसे अमेजन, इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो दिया हुआ है amazon.com करके कोई वेबसाइट है, उसी से मिलती जुलती कोई वेबसाइट वो फ्रॉडस्टर क्या करेगा, गूगल पे खड़ा कर लेगा। सेम मिलती जुलती वेबसाइट amazon.com की जगह amazono.com हो जाएगा, या amazon.com का जो एड्रेस है उसमें कुछ एड्रेस चेंज कर देगा। तो आपको लगेगा कि हम अमेज़न पे गए हुए हैं, वहाँ पे आपसे लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा, आपकी सारी डिटेल्स वहाँ पे ले लेगा, आपको लगेगा कि हाँ कन्फर्म करा रहा है हमसे, लेकिन वो कन्फर्म नहीं करा रहा होता है, वो करा रहा होता है आपका सारे डिटेल्स आपसे निकलवा रहा होता है। तो सारी डिटेल्स आप निकाल के उसे दे देंगे, वो उसके बाद क्या करेगा, आपके नाम से अमेज़न पे जाएगा और सारी चीज़ें करके सब आपका नाम आपका रह जाएगा और पैसे उसके अकाउंट में चलेंगे, या फिर सामान वगैरह जो भी करेगा वो आपके नाम पे सब कुछ कर लेगा, आपका डिटेल्स लेके आपके डिटेल्स का यूज़ करेगा, मिसयूज़ करेगा। ये होती है फार्मिंग। उसके बाद आता है फेक वेबसाइट्स। वही चीज़, फेक वेबसाइट भी वही है कि आप जो चीज़ आपको, जैसे को इसमें जो स्लाइड में देखिए क्या लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक वी आर गिविंग आउट फ्री iPhone 11 स्मार्टफोन्स टू हेल्प यू स्पेंड टाइम एट होम। अब बताइए, इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं कि मतलब कोविड-19 में आप लोगों को बहुत सारे मैसेज आए होंगे, एयरटेल क्या कर रहा है कि आपको फ्री में डाटा दे रहा है, कृपया इस लिंक पे क्लिक करके अपने डाटा ले लीजिए, या जियो आपको इतना डाटा दे रहा है, इस तरह के इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको 50 GB या 100 GB डाटा आपको फ्री में दिया जाएगा। तो फ्री के लालच में क्या होता है, सब लोग क्लिक कर देते हैं उस लिंक पे, और उसके बाद आप चले जाते हैं गलत साइट पे। आपको बोलेगा कि चलो आप फ्री में नहीं, लेकिन प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में आप 50 रुपये दे दो या 100 रुपये दे दो। तो आप भी सोचेंगे चलो 100 GB डाटा मिल रहा है या आईफोन ही मिल रहा है मुझे 2,000 रुपये प्रोसेसिंग फी में, तो मुझे और क्या चाहिए। आपने किया 2,000 रुपये पेमेंट, उसके बाद वो साइट गई गायब। ठीक है, तो ये होता है फेक वेबसाइट्स। इसके बाद ब्लैगिंग करके भी आप लोगों को काफ़ी मैसेजेस आए होंगे, मुझे लगता है किसी को। उसमें क्या होता था कि कोई आदमी आपको क्या करेगा, मेल करेगा या मैसेज करेगा आपके किसी दोस्त के नाम से। अब जैसे महमूद सर हो गए, महमूद सर सामने कहीं बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, अचानक उनके पास मैसेज आया नदीम सर का कि अरे भाई अचानक से मुझे क्या हो गया ना कि मैं बाइक से जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, बहुत ही मतलब हॉस्पिटल में मैं आया हूँ, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, 2,000 रुपये प्लीज़ मुझे ट्रांसफ़र कर दो अभी के अभी इसी नंबर पे, बहुत इमरजेंसी है, कॉल नहीं तुम्हारा ले पाऊँगा, तुम तुरंत अभी ट्रांसफ़र करो। महमूद सर चाय पी रहे थे, अचानक से उन्हें मैसेज आया, बोले अरे सर नदीम सर ज़रूर प्रॉब्लम में, इनको क्या करना होगा, तुरंत पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ। महमूद सर ने ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद कॉल किया कि हाँ नदीम सर क्या हाल चाल है, तो बोले हाँ एकदम बढ़िया है। तो बोले चोट कैसी है, तो चोट कौन सी चोट, कहाँ चोट, कोई तो चोट लगी नहीं मुझे। तो बोले अरे आप ही ने तो मैसेज किया था कि बाइक से गिर गया हूँ, चोट लग गई है। तो बोले कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं। तब जाके महमूद सर को पता चला कि नहीं उनके साथ फ्रॉड हो गया है। तो इस तरह के फ्रॉड्स को हम लोग ब्लैगिंग कहते हैं कि उसमें किसी का मैसेज आपको इस तरह के मैसेज आपको मिलेंगे जिससे लगे कि नहीं वो आदमी फैमिलियर है, लेकिन वो होता नहीं है,
आपके किसी दोस्त का इंपर्सनेशन करके आपको मैसेज करता है, आपको कोई पर्सनल बात करेगा आपसे, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ यही वही है, उसके बाद आपसे पैसे हटने की कोशिश करेगा। ऐसा किसी के साथ मैसेज आया है किसी को? चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, इस तरह का मैसेज किसी को आया है कि किसी के बदले? हाँ देखिए बिल्कुल तो वही चीज़ है। इसके बाद आता है शोल्डरिंग। शोल्डरिंग बहुत ही कॉमन चीज़ है इंडिया में। जब भी आप मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे यहाँ पे इंडिया में एटीएम की लाइन में, आप वहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है कि जब भी आप एटीएम के जो अंदर जो रूम होता है एटीएम का, उसमें जब भी आप घुसते हैं तो हमेशा एक बार में एक आदमी घुसना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि एक के जगह 10-10 आदमी घुसे रहते हैं, और 10 आदमी घुसे रहते हैं तो आपकी प्राइवेसी वहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाती। और चूंकि जब भी आप एटीएम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अपने पासवर्ड का यूज़ करते हैं, अपने अकाउंट जो आपके कार्ड का पासवर्ड होता है, पिन होता है, उसका यूज़ करते हैं। और जो भी चीज़ आप वहाँ पे पासवर्ड के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें प्राइवेसी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन भीड़ होने की वजह से या काफ़ी लोग के घुसने की वजह से वहाँ प्राइवेसी मेंटेन हो नहीं पाती है, और उसका फ़ायदा कुछ ऐसे लोग उठाते हैं जो कि आपके पीछे खड़े हैं, बगल में खड़े हैं, उनका काम पैसे निकालना नहीं है, उनका काम है बस आपका पासवर्ड देखना। उसको कहते हैं शोल्डरिंग। आपके बगल में खड़े होकर बगल में ऐसे झांक रहे हैं कि अरे क्या दिख रहा है इधर क्या इनका पासवर्ड है, ये पता चल जाए। तो ये शोल्डरिंग के मतलब परव्यू में आता है। सब एक तरह का फ्रॉड ही है, साइबर फ्रॉड ही है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा जब भी आप एटीएम यूज़ करना चाहें, तो इस बात का एकदम मतलब प्रोटेस्ट करें वहाँ लोगों कि अगर कोई घुस रहा है आपके साथ तो बोले नहीं आप प्लीज़ बाहर जाइए, यहाँ कोई नहीं रह रहा। और एटीएम में ही बहुत सारे फ्रॉड ऐसे भी होते हैं कि जो आपको एटीएम जहाँ पे आप स्लॉट रहता है जिसमें आप एटीएम कार्ड लगाते हैं, उस स्लॉट को क्या करते हैं ना लोग, उसमें कुछ दूसरा चीज़ मैकेनिज्म लगा देते हैं, उस स्लॉट को ही चेंज कर देते हैं जो फ्रॉडस्टर होते हैं। और जब आप उसमें अपना कार्ड डालते हैं तो कार्ड क्या होता है, कार्ड की सारी डिटेल्स उसमें कॉपी हो जाती है। तो जब भी आप एटीएम कार्ड यूज़ करने हैं तो उस जो भी स्लॉट है उसको ज़रूर हिला डुला के चेक कर लें कि ऊपर से कुछ इस पर तो नहीं लगा हुआ है या फिर कोई अलग से मशीनरी तो नहीं लगी है इसमें। और सारी चीज़ सही होने के बाद ही आप वहाँ पे अपना पिन पुट करें या फिर पैसे निकालने की कोशिश करें। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो बिल्कुल भी वहाँ से पैसे नहीं निकालें, नहीं तो आपके सारे डिटेल्स उसमें कॉपी हो जाती है या फिर कहीं और से आपकी सारी चीज़ें एक्सेस होनी शुरू हो जाएंगी। शोल्डरिंग हो गई। शोल्डरिंग के बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी स्पेस में, वो होता है मालवेयर। एक स्क्रीन सबको नज़र आ रही है ना? एक बार मैसेज में डालिएगा यस में करके। स्क्रीन तो सबको नज़र आ रही है ना? टाइप्स ऑफ मालवेयर दिख रहा है ना? ओके। टाइप्स ऑफ मालवेयर एक तरह से समझिए सॉफ्टवेयर होता है जो कि गलत कामों में यूज़ होता है। गलत कामों के लिए आपके डाटा को चुराने के लिए, आपके साथ फ्रॉड करने के लिए, आपके कंप्यूटर सिस्टम को बर्बाद करने के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसे मालवेयर कहते हैं। मालवेयर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें रैनसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स, रिमोट एक्सेस का बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है, वार्म, की लॉगर, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये करके हम लोग देखेंगे इसको। आजकल सबसे कॉमन मालवेयर जो है वो है रैनसमवेयर। कुछ दिन पहले काफ़ी फेमस हुआ था रैनसमवेयर। रैनसमवेयर एक सॉफ्टवेयर था जो आपके पास आता था, आपके जैसे सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, आपको एक मेल आया किसी कहीं से, जैसे आपको आ गया मेल क्रिएशन गुरुकुल से के नाम से कोई मेल आया आपको, जो क्रिएशन गुरुकुल का नहीं था लेकिन क्रिएशन गुरुकुल जैसा लग रहा था वो मेल एड्रेस। आपने सोचा कि स्कूल से कोई मैसेज आया हुआ है, हम देखते हैं इसे खोल के। आपने उस मेल को खोला, उस पर कोई लिंक आई हुई थी, आपने क्लिक किया। जैसे अभी मैंने आपको ट्रेनिंग की लिंक भेजी तो उस तरह का ही कुछ लिखा हुआ उसमें आएगा कि आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए। आपने मेरी ट्रेनिंग के लिए तो सर बोले ही थे ट्रेनिंग करना है, अपने सिस्टम ऑन किया और उस पर क्लिक कर दिया उस लिंक पर। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद क्या हुआ, अचानक से आपके पूरा सिस्टम ही लॉक हो गया और उसके बाद आपको मैसेज आने लगा कि ऑल योर पर्सनल फाइल्स आर लॉक्ड। अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका सिस्टम पूरी तरह से बंद हो चुका है, कोई भी चीज़ आप इसमें एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इस सिस्टम को आपको खोलना है तो हमें आपको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे आपको मेरे पास भेजने पड़ेंगे, तब जाकर हमें आपके सिस्टम को खोलेंगे। तो जैसे मान लीजिए ठीक है हमारे सिस्टम में बस गाना और मूवीज़ रहते हैं तो कोई बात नहीं, लेने जाओ ले जाओ सारा सिस्टम, कोई ज़रूरत नहीं, फॉर्मेट करा लेंगे हम। लेकिन
जो जैसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके सिस्टम में बहुत सारे सेंसिटिव डाटाज होते हैं। तो अगर वो क्लाउड पे या फिर कहीं बैकअप करके नहीं रखे हुए होते तो उन्हें बहुत परेशानी हो जाती है इससे। फिर मजबूरीवश उन्हें पैसा देना पड़ता है और तब जाके वो सिस्टम को खाली करते हैं, छोड़ते हैं कि हाँ वो आप एक्सेस कीजिए। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता भी नहीं, वो पैसे लेके भी फिर सिस्टम को आपको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि आप उनका कुछ कर भी नहीं सकते हैं। यहाँ से आपको मालूम ही नहीं है कहाँ से आया, कौन एक्सेस कर रहा है, कुछ पता नहीं है। तो ये रैंसमवेयर होता है। की लॉगिंग भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही समझिए, जिसमें आप कुछ भी डाटा अपने सिस्टम में टाइप करते हैं या लिख रहे हैं या फिर पिन डाल रहे हैं, तो क्या करता है ना, वो सब मतलब रिकॉर्ड करते रहता है कि आप सिस्टम में क्या क्या पुट कर रहे हैं। कीबोर्ड में आप जो भी पुट कर रहे हैं तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसलिए आप देखिएगा कि ज़्यादातर जगह आप जब भी नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं या फिर कहीं पासवर्ड डालने की बात होती है, तो जो बहुत सारी वेबसाइट्स क्या करती हैं ना, आपको एक वर्चुअल कीबोर्ड देती है। वर्चुअल कीबोर्ड जो आपके स्क्रीन पे ही आ जाता है, आप स्क्रीन पे ही उसे टाइप करके अपने माउस से वहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं। तो मैक्सिमम जगह अगर आप इनसिक्योर सिस्टम में काम कर रहे हैं या फिर कहीं बाहर में काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपको कहीं लॉगिन करना है या मेल में या फिर अपने किसी भी अकाउंट में लॉगिन करना है, तो उस वर्चुअल कीबोर्ड का ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं आपको मालूम नहीं कि वहाँ किस तरह के सॉफ्टवेयर अंदर इंस्टॉल हैं और क्या क्या वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। तो हमेशा वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ कीजिए। इसके बाद होता है मालवेयर। ये भी एक तरह का वही समझिए रैंसमवेयर टाइप का ही है कि वो आएगा आपके सिस्टम में, आपके सिस्टम को बंद कर देगा और कहेगा कि अब आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा, आप या तो ख़त्म कीजिए सिस्टम को या फिर पूरी तरह से फॉर्मेट कीजिए अपने सिस्टम को। ये मतलब समझिए डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा जाता है, जो सिस्टम को अनबूटेबल बना देता है। अनबूटेबल का मतलब सिस्टम आपका ऑन ही नहीं होगा। रैंसमवेयर। और इसके बाद हमने क्या देखा था, हाँ टाइप्स ऑफ मालवेयर में ट्रोजन हॉर्स, ये सब समझिए एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ट्रोजन हॉर्स सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि आपको लगेगा कि नहीं वो जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, आप क्या करेंगे उसे सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन वो करेगा सारे बदमाशी वाले काम। आपको मालूम ही नहीं होगा कि आपके सिस्टम से कौन डाटा चुरा रहा है, कौन आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर रहा है, सिस्टम को ख़राब कौन कर रहा है। वो एक नॉर्मल जैसे आप कोई ऐप डाउनलोड कर लिए, कोई जैसे मिक्सिंग का ऐप डाउनलोड कर लिए, वीडियो मिक्सिंग का ऐप, आपको मालूम नहीं है, लेकिन उसके साथ वो एक ट्रोजन हॉर्स डाउनलोड हो गया आपके ऐप में, आपके सिस्टम में, और वो सारे काम कर रहा है उस वीडियो मिक्सिंग ऐप के पीछे होकर। आपको पता भी नहीं चल पा रहा है कि आपके सिस्टम में गड़बड़ी कहाँ से हो रही है, आपका डाटा थेफ्ट कहाँ से हो रहा है। तो ये ट्रोजन हॉर्स का काम होता है। रिमोट एक्सेस करके बहुत सारे ऐप्स आजकल अवेलेबल हैं, जो आपके मतलब सिस्टम आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। और इस तरह के बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हो गए हैं आजकल, काम के लिए बनाए गए थे ये सारे ऐप्स कि जैसे आपके सिस्टम में कोई ख़राबी होती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो नेट से कनेक्ट करके आप जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ से सिस्टम आपने लिया है, उनसे आप रिक्वेस्ट करते हैं उनके IT सपोर्ट टीम को कि हाँ हमारे सिस्टम में ये प्रॉब्लम हो गई है। तो वो क्या करते हैं कि वो रिमोट वहीं से एक्सेस लेके आपके सिस्टम को ठीक कर देते हैं। लेकिन इसका यूज़ हैकर लोग क्या करते हैं, आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के काम में यूज़ करते हैं, तो इसको रिमोट एक्सेस कहते हैं। की लॉगर समझिए क्या है। स्पाईवेयर समझिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और आपके सारे जो भी गतिविधियां हैं, आप क्या क्या करते हैं सिस्टम में, वो उसको देखेगा और जहाँ पे जो हैकर ने आपके सिस्टम में स्पाईवेयर डाला है उसको सारे डिटेल्स भेजेगा। वो हो गया स्पाईवेयर। एडवेयर एक ऐसा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है जो कि आपके फ़ोन में या फिर सिस्टम में बस आपको पॉपअप के रूप में ऐड देगा, बहुत सारा ऐड देता रहेगा। मतलब इतना सारा ऐड देगा ना कि अगर गलती से किसी पे क्लिक भी हो जाता है तो आपके सिस्टम में बहुत सारे वायरस इंस्टॉल हो जाएंगे जो कि आपके सिस्टम को ख़राब कर देंगे। मतलब ये सब समझिए कि आपको सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के काम में सारी चीज़ें होते हैं मालवेयर, और इसमें आपका डाटा की चोरी की जाती है इसके थ्रू। अब हम लोग देखते हैं कि मेथड्स टू मेंटेन साइबर हाइजीन। अब इन सारे चीज़ों को तो हमें समझ में आएगा, ये सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ेंगी, लेकिन इन सारी परेशानियों का उपाय हम कैसे करें, तो ये हमें जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है कि साइबर स्पेस में हम कैसे अपने आप को सस्टेन करें और कैसे बिना हमारे साथ फ्रॉड ना हो। तो सबसे पहला चीज़ तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना होता है कि जो भी पासवर्ड हम कहीं भी एंटर करते हैं तो वो पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। हमारे लोग के साथ सबसे बहुत बड़ी गलती ये होती है कि
ऐसे पासवर्ड हम लगा देते हैं 1 2 3 4 या 5 6 7 8 9 1 से लेके 8 तक लिख देंगे, या अपना नाम लिख देंगे, या डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे पासवर्ड में, जो कि गेस करना बहुत ही आसान होता है। और एक बार अगर आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड किसी ने गेस कर लिया या फिर निकाल लिया कहीं से, तो चूंकि आपकी ईमेल आईडी से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आपकी ईमेल आईडी पे आता है, जुड़ा हुआ है, आपके जो आप ऐप्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं मैक्सिमम चीज़ में आपकी ईमेल आईडी जुड़ी हुई है। तो ईमेल आईडी अगर आपकी हैक होती है तो आपके साथ बहुत सारी परेशानियां आपको देखनी पड़ सकती है उसमें। तो ये इस तरह की चीज़ों का हमें देखना होगा कि नहीं, हम जो पासवर्ड है वो इस तरह ऐसा रखें, ऐसा पासवर्ड रखें जो किसी को गेस नहीं किया जा सके। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसीलिए जब भी, जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि जब वेबएक्स का हम पासवर्ड बना रहे थे हम लोग, तो आपने किसी ने उसमें नाम डाला होगा तो वो डिनाई कर दिया होगा कि नहीं, नाम का पासवर्ड नहीं डाल सकते हैं, आप दूसरा कुछ डालिए। इस तरह का मैसेज आया था किसी को? आप एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे कि कोई नाम डाल के पासवर्ड बनाने की कोशिश की थी वेबएक्स की, अपने नाम वाम डाला था उसने तो डिनाई कर दिया होगा। हाँ, तो वो मतलब वो पासवर्ड सिक्योरिटी के प्रति काफ़ी गंभीर रहता है वेबएक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने क्या कर रखा है कि आपको पासवर्ड बनाना है कम से कम 8 अंकों का, उसमें छोटा लेटर भी होना चाहिए, कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, नंबर्स भी होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक लेटर्स भी होने चाहिए, मतलब अल्फा न्यूमेरिक होने चाहिए, उसमें सिंबल्स भी होने चाहिए। अटेंडेंस लिंक आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा सर, ओके। व्हाट्सएप मतलब मीटिंग खत्म होने के बाद ना व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगी अटेंडेंस लिंक। तो ये सारी चीज़ें का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी पासवर्ड जो है वो ऐसा रहे कि कोई गेस ना कर सके। उसके अलावा हमें वॉल्ट्स और लॉकर का इस्तेमाल करना होता है अपने फ़ोन में, कि कोई भी चीज़ हमें जो सेंसिटिव डाटा है या सेंसिटिव जो हमारी डिटेल्स हैं वो फ़ोन हमेशा हमेशा लॉक करे। जैसे आजकल फेस लॉक और आपके फिंगर थंब लॉक जो आते हैं, फिंगरप्रिंट लॉक्स, तो उस तरह के लॉक हमेशा मतलब आप कहीं भी रखें तो फ़ोन में ज़रूर इस्तेमाल करें उसको। सेफ सर्फिंग यूजिंग इनकॉग्निटो मोड। इनकॉग्निटो मोड आपके हर मैक्सिमम जितने भी फ़ोन में या फिर सिस्टम में जो ब्राउज़र होते हैं उसमें एक मोड दिया होता है जिसको कहते हैं हम लोग इनकॉग्निटो मोड। उसमें इनकॉग्निटो मोड में अगर आप कहीं सर्च करते हैं या फिर सर्फ करते हैं इंटरनेट पे, तो बहुत सारे जो फ्रॉडस्टर हैं आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या किस साइट को एक्सेस कर रहे हैं या फिर कहाँ पे कौन सा अकाउंट आप खोल रहे हैं, तो उसमें आप ट्रैक नहीं हो पाते हैं नॉर्मल ब्राउज़र में। तो इनकॉग्निटो मोड जब भी आप सेंसिटिव चीज़ का अगर काम करने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम पे या फ़ोन पे, तो इनकॉग्निटो मोड ज़रूर ऑन कर दें। उसके बाद एक और चीज़ आती है वेबसाइट ऑथेंटिसिटी। जैसा कि हमने देखा कि पिछला जो जैसे अमेजन नाम का कोई गलत बना लिया था, अमेजोनो करके कोई वेबसाइट बना ली है, तो वो ऑथेंटिसिटी आपको चेक करनी बहुत ज़रूरी होती है। ऑथेंटिसिटी चेक आप कैसे कर सकते हैं? दो चीज़ आपको देखना होगा। वेबसाइट में एक जहाँ पे गूगल लिखा है वहाँ पे देखिएगा एक लॉक करके निशान आता है। अगर लॉक करके निशान वहाँ पे दिया हुआ है तो इसका मतलब कि आपकी साइट जो है वो सिक्योर है, वो ऑथेंटिक साइट है। और उस पर लॉक पे जब आप जाके क्लिक कीजिएगा ना, तो वहाँ पे उसके सर्टिफिकेट्स, कनेक्शन के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे कि हाँ ये सिक्योर है, सर्टिफिकेट इनके वैलिड हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि ये साइट हमारी सही है। और एक और चीज़ आप देखेंगे कि जब भी आप साइट खोलते होंगे तो वहाँ पे HTTP ज़रूर लिखा रहता है आगे में। तो जहाँ पे HTTP के आगे S लिखा रहता है, HTTPS, तो S का मतलब होता है वो सेफ साइट है, सिक्योर साइट है। तो इस बात का जब भी आप वेबसाइट सिस्टम पे वेबसाइट खोलने जाते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वेबसाइट सिक्योर है या नहीं। और अब बहुत सारे, एक फ़ोन में हमारे आता था ब्राउज़र करके जिसका नाम था UC ब्राउज़र। बहुत लोगों के फ़ोन में हमने काफ़ी मतलब यूज़ भी किया UC ब्राउज़र को, लेकिन उस तरह वो जो ब्राउज़र जो था वो बिल्कुल इनसिक्योर ब्राउज़र था, अनसिक्योर ब्राउज़र था। उसमें आप कुछ भी डालते तो तुरंत डाटा कहाँ चला जाता था कुछ पता नहीं चलता था। तो इसलिए बहुत उस ब्राउज़र को काफ़ी दिनों के बाद बहुत लोगों ने बैन भी किया और उसका यूज़ करना भी बंद किया। तो ऐसे ब्राउज़र का यूज़ ना करें जिससे कि आपका ब्राउज़र जिसमें आपका डाटा सिक्योर न रहे। जैसे वैलिड ब्राउज़र जो आजकल हम यूज़ करते हैं वो आपका गूगल क्रोम हो गया या फिर मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, ये ओपेरा हो गया, ये सब जेन्युइन ब्राउज़र्स हैं जो कि आपके डाटा की जो सेफ्टी है उसके प्रायोरिटी बेसिस पे काम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे ब्राउज़र आपको मिल जाएंगे जो कि आपको उनको डाटा से मतलब नहीं होता, वो बस आपको ब्राउज़ करा रहे हैं और ऐसे ऐसे साइट्स पे लेकर जा रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है आपका जाना।
और आपके डाटा का वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। सर्टिफिकेट्स आपने देख लिया। वेबसाइट रेपुटेशन चेक करें, URL वॉइड करके साइट है, उस पर जाकर आप ये भी चेक कर सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि ये साइट हमारी सही नहीं है, तो URL वॉइड की साइट पे जाके आप जाएंगे, वहाँ पे अपनी वेबसाइट को कॉपी करके वहाँ पेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि वेबसाइट सही है या नहीं। तो स्कैन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, वो रिजल्ट दे देगा कि नहीं, आपकी वेबसाइट सही है। जैसे आपको लग रहा है कि amazon.com सही साइट नहीं है, तो amazon.com को कॉपी कीजिए और यहाँ पे स्कैन पे जाके क्लिक कीजिए। ये भी एक तरीका है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं urlvoid.com पे। इमेज सर्च, हाँ, आजकल क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों का फ़ोटो जो होता है वो गलत रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आप अपने नाम, जब भी आप गूगल पे जाएंगे तो वहाँ पे एक इमेज सर्च करके ऑप्शन आता है। तो अपने नाम के साथ वहाँ पे आप अपना नाम अगर आप टाइप करते हैं गूगल पे और इमेज में जाके क्लिक चेक करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपके नाम से कोई इमेज तो गलत वायरल तो नहीं हो रही है। वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका इमेज का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। और इमेज में कोई आपके पास अगर कोई अपनी फ़ोटो है, उसको भी आप सर्च कर सकते हैं कि इस फ़ोटो को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया है। जो कैमरे वाले आइकॉन है उस पर आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आप अपने फ़ोटो को देखिएगा, एक किसी गैलरी सेलेक्ट कीजिएगा कि इस फ़ोटो को हमें गूगल पे सर्च करना है कि ये इस तरह से मिलता जुलता फ़ोटो कहीं गूगल पे यूज़ तो नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ आप उससे देख सकते हैं इमेज सर्च में। आता है इनकॉग्निटो मोड के बारे में बात कर ली। हाँ, हैव आई बीन पॉन्ड, ये भी एक साइट बहुत अच्छी साइट है। इस साइट पर आप जाके ये चेक कर सकते हैं ना कि आपके ईमेल एड्रेस या फिर आपका कोई पासवर्ड जो है वो कहीं लीक तो नहीं हो चुका है। हैव आई बीन पॉन्ड पे जाके, जैसे हैव आई बीन पॉन्ड की साइट पर आप जाएंगे और वहाँ पे आप जैसे आपका ईमेल एड्रेस है creationgurukul@gmail.com, यहाँ पे मैं डालूंगा और वहाँ पे क्लिक करूँगा तो उसमें बता देगा कि creationgurukul@gmail.com जो ईमेल आईडी है वो कहीं किसी जगह से लीक तो नहीं हुई है, उसका पासवर्ड लीक तो नहीं हुआ है। लीक इन द सेंस कि जैसे आपने बिग बास्केट पर अपनी साइट पे अपनी अकाउंट बनाया बिग बास्केट पे, वहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाला और पासवर्ड वगैरह डाला और वहाँ पे से लॉगिन कर लिया। लेकिन जो हैकर वगैरह होते हैं वो पर्सनली आपको भी अटैक करते हैं, साथ में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को भी अटैक करते हैं। तो हो सकता है कि बिग बास्केट की साइट पर किसी ने ये किया होगा, बिग बास्केट की साइट पर किसी ने अटैक किया होगा हैकर ने, और उसके डाटाबेस से, बिग बास्केट की डाटाबेस से आपके आईडी और पासवर्ड को चुरा लिया होगा। तो इस तरह की चीज़ें भी पॉसिबल हैं और ऐसा हमेशा बहुत ज़्यादा केसेस में देखने को मिला भी है। मेरा खुद का ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लीक हुआ है बिग बास्केट की साइट से, जिसमें मैंने अकाउंट बनाया था और मैंने इस पर जाकर चेक किया तो उसमें मुझे पता चल रहा है कि बिग बास्केट की साइट पर ही मेरा ईमेल आईडी भी बाहर है और मेरा पासवर्ड, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा प्रेफरेंसेस, मेरे सारी डिटेल्स बाहर हो चुके हैं और ये सारी डिटेल्स ब्लैक मार्केट में सेल हो रही है। तो उसमें आपको जैसे पता चले कि यहाँ से आपका ईमेल आईडी या फिर आपके पासवर्ड लीक हुए हैं तो तुरंत जाके उसे चेंज कीजिए या फिर उस अकाउंट को बंद कीजिए। साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप समझ ही गए कि पासवर्ड जो है हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके एक शब्द आता है जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा आपके मेल में बहुत हमेशा पूछता हुआ कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना चाहते हैं या नहीं। उसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी नए जगह पे लॉगिन करते हैं मेल में तो आपको डायरेक्ट पासवर्ड से लॉगिन नहीं करने देता है। उसके बाद बोलता है कि ठीक है पासवर्ड तो आपने डाल दिया सही, लेकिन आपको एक OTP जाएगा आपके फ़ोन पे, उस OTP को भी आप क्लिक कीजिए तब जाके इस मेल को खोलेंगे। इसको कहते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी एक सिर्फ पासवर्ड से ही नहीं, एक और चीज़ उसके साथ एक एडिशनल चीज़ रहेगी सिक्योरिटी बेसिस पे जिससे कि आपको कोई लॉगिन ना कर सके। जैसे आपका मान लीजिए किसी के पास मेल आईडी मिल गया, आपको वो पासवर्ड भी मिल गया और अगर आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है तो आईडी पासवर्ड वो अगर कहीं डालता भी है तो उसके पास फिर उसके बाद उसको एक OTP भी डालना पड़ेगा। तो जो OTP आपके फ़ोन पे आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके नाम से कोई लॉगिन करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, नेट बैंकिंग में भी बिल्कुल यही होता है कि अगर आप कहीं पे आप नेट बैंकिंग के डिटेल्स, क्रेडेंशियल्स डाल रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूर OTP आपके पास आता है, बिना OTP के वो लॉगिन करने ही नहीं देगा आपको। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी न्यू नॉर्मल। चूँकि कोरोना आने के बाद इंटरनेट का प्रयोग इतना ज़्यादा बढ़ गया था तो इससे हम भाग नहीं सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी, साइबर स्पेस जो है उससे हम भाग नहीं सकते। साइबर स्पेस में हमें रहना है क्योंकि हमारा ये न्यू नॉर्मल हो चुका है। आज के ज़माने में सबको, टीचर्स हो गए, स्टूडेंट हो गए, गार्जियन हो गए, पेरेंट्स हो गए, सबको कहीं ना कहीं से इंटरनेट से जुड़ना ही है।
इसके अब कॉम्प्रोमाइज़ भी हम पहले हम उसके बिना रह सकते थे, लेकिन आज के ज़माने में हम इसे कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस हो, हमें पता रहे कि हाँ ये साइबर सिक्योरिटी होती क्या चीज़ है। इसमें देखिए जैसे कि ये कोरोना के आने के बाद जो एजुकेशन सेक्टर था उसमें जो साइबर अटैक्स हैं वो काफ़ी हद तक बढ़े हैं, क्योंकि ये जो एजुकेशन सेक्टर है हमारे गाँव में, जो बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा, लेकिन टीयर 2 सिटीज़ में जो एजुकेशन सेक्टर है पूरी तरह से ऑफलाइन चलता था, ऑनलाइन का उसमें कुछ नाम ही नहीं था। लेकिन अचानक से कोरोना आने के बाद सारी चीज़ें विद एक झटके में ऑनलाइन पे ट्रांसफ़र की गई, और इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं थी कि हमें उसमें सेफ़ कैसे रहना है। तो इसलिए बहुत सारे फ्रॉड भी हमें बच्चों के हाथों से देखने को मिल गए कि बच्चों के पास इस तरह से मैसेज आते थे, उन्हें मालूम नहीं है वो किस तरह से यूज़ करना है, या बच्चों के गार्जियन भी जो इस चीज़ में एक्सपीरियंसड नहीं है उन्हें भी नहीं मालूम है कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो बहुत सारे फ्रॉड उनके पास भी देखने को मिले, उनके सामने, उनके साथ भी हुए। साइबर अटैक्स स्कूल कॉलेज पे काफ़ी हद तक किया गया था। तो इसमें हम जैसे देखते हैं यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ टिप्स टीचर्स के लिए कि टीचर्स को कैसे अपने आप को सिक्योर रखें। तो इनक्रिप्ट योर डाटा, इंक्रिप्शन का मतलब होता है अपने डाटा को पासवर्ड से हमेशा प्रोटेक्ट रखना। जैसे आप एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एग्जांपल नहीं, रियल घटना हुई थी कि एक बार एक किसी टीचर ने वो अपने फ़ोन में अपने सारे क्वेश्चन पेपर रखे हुए थे फाइनल एग्ज़ाम्स के, या फिर किसी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर रखे हुए थे, PDF फॉर्मेट में रखा हुआ था। उसका फ़ोन हैक हुआ उस टीचर का, और उसके साथ साथ उसका जो फाइनल क्वेश्चन पेपर भी था वो भी हैक होकर बाहर गया। चूँकि हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम अपने PDF को लॉक कर सकते हैं। अगर वो PDF लॉक्ड रहता तो जहाँ भी हैक होकर गया है वो चीज़ वहाँ से एक्सेस नहीं हो पाती। तो ये उस केस में क्या हुआ कि पर्सनल डाटा तो गया ही, साथ में क्वेश्चन पेपर भी चला गया, और वो क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से आउट हो गया। वो किसी यूनिवर्सिटी का ये न्यूज़ था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है नाम एग्जैक्टली किसी यूनिवर्सिटी का था, लेकिन यूनिवर्सिटी एक काफ़ी बड़े लेवल पर काम करती है, तो उसका क्वेश्चन लीक होना एक बड़ा न्यूज़ बन जाता है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ थी, अगर उन्होंने पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखता अपना PDF तो काफ़ी मुश्किल होता उसको बाहर करना। तो सिस्टम के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कुछ लोगों को CBSE की ये भी मिली हुई है ID और पासवर्ड, CBSE का एड्रेस मिला हुआ है, इंटरनेट का जो एड्रेस जो होता है, ईमेल एड्रेस CBSE के द्वारा जारी किया गया एड्रेस मिला हुआ है। तो उसका भी हमें खास ख्याल रखना होगा कि जो भी हम पासवर्ड बनाते हैं उसको ऐसा पासवर्ड रखें ताकि कहीं हैक ना हो सके, क्योंकि आपके ईमेल का CBSE के को मेल किया जा सकता है आपके नाम पे, और गलत तरीके का मेल किया जा सकता है आपके नाम से, जिससे आपके रेपुटेशन और आपके जॉब दोनों पे खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो भी ऑफिशियल मेल्स हैं उनको बिल्कुल सेव करके रखेंगे। डिवाइस को हमेशा फिजिकल अटैक से बचाना है, डाटा को हमेशा बैकअप करके रखना है, ताकि आपके फ़ोन में या फिर सिस्टम में डाटा, अगर कुछ आपने क्वेश्चन बना रखा है, आपने कोई भी फोटो वीडियोज़ या एजुकेशनल चीज़ रखी हुई है, वो हमेशा बैकअप करके रखे करें गूगल ड्राइव पे, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे आप फ़ोन के गड़बड़ होने के बाद भी आप उसे एक्सेस कर सकें। पासवर्ड मैनेजमेंट, गुड पासवर्ड मैनेजमेंट, आपका पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो कि ईजिली क्रैकेबल ना हो। पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे टिप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं कि पेरेंट्स को क्या होता है, पेरेंट्स को भी समझिए कि बच्चे की तरह ही है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं है कि पासवर्ड क्या होता है, प्राइवेसी क्या होती है। उनको बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं उनका मॉनिटर ज़रूर किया जाए। बीच में एक गेम करके आया था, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसका नाम था ब्लू व्हेल गेम। ब्लू व्हेल गेम में होता क्या था ना कि बच्चों के पास फ़ोन रहता था, उसमें मैसेज आता था, उन्हें टास्क दिया जाता था करने के लिए कुछ, और उन्हें डराया धमकाया जाता था बच्चों को कि अगर आप ये टास्क नहीं करोगे तो आपके मदर फादर को मारा जाएगा, या फिर आपको फाइनेंशियली लॉस पहुंचाया जाएगा, या फिर घर में प्रॉब्लम क्रिएट किया जाएगा। और आप ये किसी बच्चे को ये भी बोला जाता था कि अगर तुम किसी को कुछ बता दोगे तो तुम्हें घर वालों को परेशान किया जाएगा, तुम्हें तो बता भी नहीं सकते। तो बच्चे मजबूरीवश एक बार उस लूप में फंस जाते थे और चीज़ों को करना शुरू कर देते थे, और लास्ट उनका स्टेज जाते जाते लास्ट स्टेप में क्या होता था, सुसाइड करना होता था। तो काफ़ी बच्चों ने उस गेम के इन्फ्लुएंस में सुसाइड भी किया था, और काफ़ी न्यूज़ भी बनी थी। किसी ने सुना है ब्लू व्हेल गेम के बारे में? चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें गार्जियन को हमेशा ध्यान रखनी होंगी कि बच्चे क्या करते हैं फ़ोन में, पासवर्ड कैसा
पासवर्ड उनका कैसा चल रहा है, वो जहाँ भी अब क्या क्या यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ोन में, क्या क्या चीज़ डाल रहे हैं, आइडेंटिटी का अपनी जो भी अकाउंट बना रहे हैं तो क्या डाल रहे हैं, वो अपने लोकेशन कैसा यूज़ कर रहे हैं, और कहाँ पे अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। कहीं पब्लिक प्लेस पे तो यूज़ नहीं कर रहे, जो पब्लिक वाईफाई होती है वहाँ तो यूज़ नहीं कर रहे। पब्लिक वाईफाई जो होती है वहाँ पे तो बिल्कुल भी सेंसिटिव डाटा को यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि वहाँ हैकर बैठे रहते हैं सिस्टम लेके कि कोई इस वाईफाई से जुड़ेगा मैं उसको हैक करूँगा। तो पब्लिक वाईफाई में बहुत ही इमरजेंसी हो तभी आप यूज़ करें, नहीं तो आप अपने घर का सिक्योर वाईफाई यूज़ करें या फिर नेट अपना यूज़ करें। इसके बाद आता है वह स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कहीं आसानी से शेयर नहीं करें, क्योंकि स्टूडेंट अभी बच्चे होते हैं तो उन्हें उतना समझ नहीं होती है कि हम किससे क्या बातें करनी है। तो एक टर्म हमें आया था शुरू में, एक टर्म आया होगा, उसको कहते हैं हम लोग, देखिए फर्स्ट स्लाइड में एक टर्म था, साइबर प्रीडेटर्स। साइबर प्रीडेटर्स जो होते हैं ना, उनका काम ही यही होता है कि जो बच्चे हैं उनको टारगेट करना उनका काम होता है, क्योंकि पहले उनसे दोस्ती करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, बहुत बहलाएंगे फुसलाएंगे, फिर उनसे क्या करेंगे ना, उनके सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकलवाएंगे। और बच्चे को समझ में नहीं आता है कि किससे कितना बातें करना है, किससे कितना चीज़ शेयर करना है। तो ये सारी चीज़ें जो उनके साथ होने लगती हैं तो किसी को बताने के लायक भी नहीं रहते हैं कि हम किसी को बताएं कैसे कि हमने क्या क्या शेयर कर दिया। और उसमें इमोशन ये करके किसी तरह ब्लैकमेल करके बच्चों से सारी डिटेल्स निकाल के उन्हें ये किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। और बच्चों को समझ नहीं आता है कि वो इस स्थिति में वो करे तो करे क्या। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से बच्चों को बतानी हुई कि हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं और आपको इससे कैसे सतर्क रहना है। वायरस प्रोटेक्शन रखना होता है और सॉफ्टवेयर को हमेशा अप टू डेट रखना है। फ़ोन जो आपका है, आपके फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, हमेशा वो अपडेट के लिए ऑप्शन वहाँ पे आते रहता है। तो अपडेट बिल्कुल किया कीजिए। अपडेट वो मतलब समझिए आपके सिक्योरिटी पैचेस भेजते रहते हैं आपके फ़ोन में, तो अपडेशन बहुत ज़रूरी है। फिशिंग का ध्यान रखना होगा, बच्चों को सेंसिटाइज करना होगा कि किस चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना होगा। जैसे आप हमारे स्कूल के भी व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे ऐसा मैसेज आता भी होगा कि इसने आपके लिए ये चीज़ भेजा है, कृपया इस मैसेज पे, इस लिंक पे क्लिक करें, या फिर बहुत सारे टीनी URL करके लिंक सब आते रहते हैं स्कूल में। तो इसलिए वो उस पर कभी बिल्कुल भी क्लिक नहीं कीजिए और बच्चों को भी समझाइए कि इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी शेयर ना करें। और हाँ, अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया इन केस, बहुत सारे इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर फ्रॉड हो जाता है तो हमारे देश में एक साइबर क्राइम का एक अलग पोर्टल बना हुआ है जहाँ पे आप जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, NCRP करके एक पोर्टल है, वहाँ पे हम रिपोर्ट कर सकते हैं। हमें मालूम नहीं है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया तो हम करें तो करें क्या। तो एक ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, वहाँ पे आप जाके आप ये लिख सकते हैं कि आपको किस तरह का फ्रॉड हुआ है। अगर बैंकिंग फ्रॉड हुआ है, बैंक से पैसे कट गए हैं, या फिर आपके UPI फ्रॉड हुआ है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके आपको एक रेफरेंस नंबर भी मिलेगा जिसको आप एज ए FIR यूज़ करेंगे, आप कोर्ट में या पुलिस को दे सकते हैं। उस पर आपका जो कंप्लेन है, कंप्लेन का क्या अभी स्टेटस है, वो सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो ये बहुत सारी ये जो भी चीज़ें हमने अभी जानी है आज साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, और इस बात का हमें खास ख्याल भी रखना होगा कि आगे चलकर जो भी जनरेशन हमारा आ रहा है या फिर हम करंट जनरेशन जो है, क्योंकि डिजिटल स्पेस में हमें रहना है, तो इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि हम जो डिजिटल स्पेस यूज़ कर रहे हैं वो एक सिक्योर स्पेस हो और एक सेफ स्पेस हो, और इसकी जो जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर है। हमें ही अपनी सुरक्षा खुद करनी है और अपनी सेफ्टी को, अपने अगल बगल लोगों की सेफ्टी को मेंटेन करना है। ठीक है, तो होप कि ये साइबर सिक्योरिटी वाला सेशन सबको इंटरटेनिंग लगा होगा, लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। कृपया चैट बॉक्स में आप लिखिए ब्लू व्हेल चैलेंज, या ब्लू व्हेल चैलेंज करके गेम था, काफ़ी बच्चे उसमें परेशान हुए थे। ओके ठीक है, फिर आई होप कि सबको सेशन सही लगा होगा। आज का सेशन हम लोग आज यहीं एंड करते हैं। ठीक है, जो अटेंडेंस लिंक है वो व्हाट्सएप पे शेयर कर दी जाएगी, आप लोग सब लोग अटेंडेंस बना लेंगे उसमें। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर।